सभी को नमस्कार। एजुकेशन वीके 214 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा। देखिए ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा एक प्रकार का ताप है या एक गर्म वस्तु जब किसी ठंडी वस्तु को ऊर्जा प्रदान करती है और उसे भी गर्म करने का प्रयास करती है तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वही ऊष्मा होता है। देखिए ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। हम इसकी परिभाषा से समझे तो एक उच्च ताप की वस्तु द्वारा किसी निम्न ताप की वस्तु को ऊर्जा स्थानांतरण करना ऊष्मा कहलाता है। जैसे कि देखिए ये एक वस्तु है और इस वस्तु द्वारा इस दूसरी वस्तु को जिसका ताप 20 डिग्री सेल्सियस है और इस वस्तु का ताप 80 डिग्री सेल्सियस है, जब इस 80 डिग्री सेल्सियस वाली वस्तु के अणु इस 20 डिग्री सेल्सियस वाली वस्तु के अणु के संपर्क में आएंगे तो ये अणु इस अणु को ऊर्जा प्रदान करेगा। इसी प्रकार ये अणु इस अणु को ऊर्जा प्रदान करेगा। तो इस वस्तु का जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है ये तो इसका समान रहेगा, लेकिन इसका जो ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड है इससे ये ताप बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि निम्न ताप वाली जो वस्तु है वो उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा का ग्रहण कर रही है, ऊर्जा का ग्रहण कर रही है। इससे ऊर्जा इस वस्तु के अंदर स्थानांतरित हो रही है, जिसके कारण इस वस्तु का ताप 20 से 40 डिग्री हो सकता है या 60 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अब देखते हैं हम कि वस्तु की जो ऊष्मा होती है वो किसके आधार पर कार्य करती है या किसके समानुपाती होती है, किसका मान बढ़ाने पर ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। देखिए ऊष्मा द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि द्रव्यमान को बढ़ाने पर ऊष्मा बढ़ती है या घटती है। जब ये देखिए द्रव्यमान को जब हम बढ़ाएंगे तो ऊष्मा का मान बढ़ेगा, द्रव्यमान का मान कम होगा तो ऊष्मा का मान भी कम होगा। मान लीजिए एक कार्य किया गया है जो कि W है तथा ऊष्मा कितनी है? Q है। तो ऊष्मा कितनी होगी? तो ऊष्मा कितनी होगी? ऊष्मा होगी W/Q यानी जूल। कार्य बटा ऊष्मा कितना होता है? जूल। तो इसके मात्रक देख लेते हैं इसी आधार पर। ऊष्मा का क्या मात्रक होता है? ऊष्मा के मात्रक, ऊष्मा की मात्रक निकालेंगे हम तो ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है ऊष्मा का SI मात्रक? देखिए कार्य और ऊर्जा के मात्रक समान होते हैं तो ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा है तो इसका भी SI मात्रक क्या होगा? जूल होगा। और दूसरी बात करें CGS पद्धति में तो CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है कैलोरी। और इसका एक अन्य मात्रक भी है जिसे कहते हैं हम किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। अक्सर परीक्षाओं में ऊष्मा के मात्रक पूछे जाते हैं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, आपको इसको याद रखना है कि ऊष्मा के मात्रक SI पद्धति में जूल होता है, CGS पद्धति में कैलोरी होता है और एक अन्य मात्रक होता है जिसे किलो कैलोरी कहा जाता है। देखिए किलो कैलोरी अक्सर परीक्षा में आता है कि ऊष्मा के मात्रक क्या क्या है, तो उसके अंदर से जूल और कैलोरी नहीं दिया होगा और आपको दिया होगा किलो कैलोरी, तो आपको इस पे चिन्ह लगाना। देखिए ऊष्मा के मात्रक पढ़ लिया। अभी जूल और कैलोरी में संबंध देखिए। एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ठीक है, एक जूल का मान हो गया 0.24 कैलोरी और एक कैलोरी का मान होता है 4.186 जूल। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एक कैलोरी का मान कितना होता है? 4.186 जूल, 4.18 जूल और एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम अपने हाथ पर बर्फ रखते हैं तो बर्फ पिघलती क्यों है? देखिए ये हमारा हाथ है, जैसे कि ये हमारा हाथ है और इसके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया था हम। ठीक है, ये हमारे हाथ के अणु है और ये इस बर्फ के अणु है। देखिए बर्फ का जो तापमान होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस और हमारे हाथ का, मनुष्य का तापमान कितना होता है? मनुष्य का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा।
जब हमारे हाथ के जो अणु है, हमारे हाथ के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंपन करेंगे क्योंकि हमारे हाथ का तापमान ज़्यादा है। और ये एक ठोस है, बर्फ एक ठोस है तो इसके अणु ज़्यादा इधर उधर कंपन नहीं करेंगे। जब ये हमारे हाथ के संपर्क में आएगी तो 37 डिग्री वाला जो अणु है जो कंपन कर रहा है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बर्फ के अणु को जाकर टकराएगा और इसे अधिक कंपन के लिए उत्सर्जित करेगा, जिसके कारण ये इस अणु का जो ताप है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसी प्रकार इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसी प्रकार इसका, इसी प्रकार इसका और इसी प्रकार इसका। यदि हम इसे धूप में लेकर खड़े हैं तो ऊपर से भी इसके ऊपर से भी तो इसके ऊपर जो तापमान है वो पड़ेगा। लेकिन अगर इसे मान लीजिए हम फ्रिज में ही लेकर खड़े हैं या एक ठंडा कमरा है एसी वाला, उसके अंदर लेकर खड़े हैं तो इसके ऊपर से ज़्यादा ताप नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ से जो ताप लग रहा है उसके कारण धीरे धीरे ये पानी के रूप में बदलना शुरू हो जाएगा। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस तक ये बर्फ़ के रूप में लगी, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस इसका हाथ का ताप है और 4 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा इसके कारण बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। तो ये इसके मान हो गए उष्मा के, जूल, कैलोरी और किलो कैलोरी। और आपने समझ लिया कि जब हम हाथ पर बर्फ़ को रखते हैं तो बर्फ़ पिघलती क्यों है। इसके अंदर 2 स्थितियां और बनती हैं। देखिए, जब वस्तु को गर्म किया जाए, ठीक है, जब वस्तु को गर्म किया जाए और जब वस्तु ठंडी हो। जब वस्तु को गर्म किया जाता है तो वस्तु ऊष्मा को ग्रहण करती है, ठीक है। ये से नोट लगा लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब वस्तु को गर्म किया जाता है तो वस्तु ऊष्मा ग्रहण करती है और जब वस्तु को ठंडा किया जाता है तो ऊष्मा का क्या होता है, परित्याग होता है, ठीक है। ऊष्मा का क्या होगा, परित्याग होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकते हैं कि जब वस्तु को गर्म किया जाता है तो वस्तु ऊष्मा का करती है, ग्रहण करती है, परित्याग करती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ऊष्मा से। अब हम ताप को समझते हैं। ताप क्या होता है, वह भौतिक कारक जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसमें प्रवाह को दर्शाता है, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह करता है, ताप कहलाता है। देखिए, हम घर के अंदर जो चूल्हा होता है, चूल्हे के ऊपर जब तवा रखा जाता है या चूल्हे को जब जलाकर तो उसके ऊपर तवा रखेंगे तो तवा ठंडा होगा। लेकिन जैसे उसके अंदर उस चूल्हे को हम जलाएंगे तो उसको ताप मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, तवा गर्म होगा और हम जिसके अंदर जो भोजन पकाएंगे वो आसानी से पक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऊष्मा का प्रभाव हो रहा है। इसी प्रकार आप देखते होंगे कि जब हम घर के अंदर जो बल्ब जलाते हैं, उस बल्ब को जलाने के कारण जो कमरा होता है उस कमरे का ताप बढ़ जाता है, यानी उसके अंदर प्रकाश फैलता है और प्रकाश के कारण उसका ताप बढ़ जाता है। तो ताप क्या कौन सा कार्य हो गया, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह करता है। ताप को हम 3 रूपों में मापते हैं। देखिए, ताप का मापन 3 रूपों में किया जाता है। जैसे कि पहला है केल्विन, ठीक है, दूसरा है सेल्सियस और तीसरा है फ़ारेनहाइट, ठीक है। केल्विन को हम किससे दर्शाते हैं, कैसे, सेल्सियस को डिग्री सी से और फ़ारेनहाइट को एफ से। देखिए, केल्विन के अंदर जो बर्फ का जो ताप होता है वो ताप दे रखा होता है आपको 273 डिग्री केल्विन, और पानी को जो ऊष्मा बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है उसका ताप दे रखा होता है 373 केल्विन। तो यानी केल्विन के अंदर सबसे कम मान कितना होगा, 273 केल्विन, और सबसे ज़्यादा 373 केल्विन। सेल्सियस के अंदर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बर्फ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, जो पानी को वाष्प के रूप में बनाने के लिए आवश्यकता होता है। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट के अंदर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह बर्फ बनाने के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या होता है, जल को वाष्प के रूप में, यानी बर्फ के रूप में तो ये तीनों काम करेंगे और वाष्प के रूप में ये तीनों काम करेंगे। तो आपको समझ में आ गया केल्विन को कैसे दर्शाते हैं, 273 सबसे कम, 373
सबसे ज़्यादा। सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस सबसे कम, 100 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा ताप। फ़ारेनहाइट के अंदर 32 डिग्री सेल्सियस सबसे कम ताप, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट सबसे ज़्यादा ताप। इसके अंदर एक और होता है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, देखिए इसे 0 केल्विन से दर्शाते हैं। परम शून्य ताप को 0 केल्विन से दर्शाते हैं। देखिए ताप का अधिकतम मान असंख्य होता है, अगिनत होता है, यानी ताप का अधिकतम मान कितना भी हो सकता है। ताप के अधिकतम मान को हम नाप नहीं सकते हैं। यानी पहला पॉइंट हो गया इसके अंदर, ताप का अधिकतम मान अनिश्चित होता है। लेकिन दूसरा चीज देखिए, न्यूनतम मान -273 डिग्री पॉइंट 15 डिग्री केल्विन होता है। यानी हम किसी वस्तु का ताप तो अधिकतम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 273 केल्विन से ज़्यादा न्यून ताप नहीं किया जा सकता किसी का भी। ये हो गया हमारा ताप। अब हम देखते हैं पानी की कुछ अवस्थाओं के बारे में। पानी की कुछ अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, हिमांक हो गया। आप जानते होंगे ये हो गया पानी, और पानी को जब गर्म करेंगे तो वो हो जाएगा वाष्प के रूप में, और पानी को ठंडा करेंगे तो ये हो जाएगा बर्फ के रूप में। तो देखिए बर्फ को हमने ताप दिया, इसका मान क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका है 4 डिग्री सेल्सियस, इसका है 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ को हमने ताप दिया तो ये पानी में बदल गया। पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, यानी फिर ताप दिया तो कितना हो गया, ये वाष्प में बन गया। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प को हम अगर दाब देते हैं, 100 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य का ताप तो दाब देते हैं, तो ये क्या किस में रूप में बदल जाएगा, पानी के रूप में। और पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के रूप में लेके जाएंगे दाब के साथ, तो ये बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी पहला पॉइंट आ जाता है हमारा क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, पानी को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ताप क्या होता है, क्वथनांक कहलाता है। दूसरा होता है गलनांक। गलनांक क्या होता है, बर्फ को पानी में बदलने के लिए आवश्यक ताप क्या हो गया, गलनांक हो गया। तीसरा होता है हिमांक। हिमांक क्या होता है, पानी को बर्फ में बदलने के लिए आवश्यक ताप। यानी क्वथनांक हो गया पानी को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ताप कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। गलनांक हो गया बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। हिमांक हो गया पानी को बर्फ में बदलने के लिए आवश्यक ताप कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने हो गए ताप के रूप। इसके अंदर एक चीज और देखना आप, देखिए कि जो बर्फ होती है, बर्फ को जब हम पानी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमको 0 डिग्री सेल्सियस को ताप देना पड़ेगा। यानी एक माध्यम है, इसको हम ताप देंगे तो ये इसको अगर बर्फ को उष्मा देंगे तो ये पानी में बदल जाएगा, और पानी को उष्मा देंगे तो ये वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि ताप के जो तीनों पैमाने हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस, इन तीनों के मध्य संबंध। देखिए केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मध्य संबंध। देखिए इनका संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए किसी व्यक्ति का ताप अगर हम सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है और केल्विन में कितना होता है, इसको मापने के लिए सूत्र दिए गए हैं। वो सूत्र किस प्रकार है, पहला होता है C/5 बराबर F-32/9, और दूसरा फॉर्मूला होता है
K बराबर 273 माइनस C प्लस C। यानी मुझे ज्ञात करना है कि 37 डिग्री सेल्सियस किसी मनुष्य का तापमान है और मुझे केल्विन में ज्ञात करना है। तो केल्विन में ज्ञात कैसे करेंगे? K बराबर हो गया 273 प्लस हो गया 37, तो ताप कितना आ जाएगा 0, 7 और 3 10 की 0, हंसी लगी 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11 की 1, हंसी लगी 1, तो जाएगा 310 डिग्री केल्विन। 310 केल्विन क्या हो जाएगा? मनुष्य का केल्विन के अंदर ताप हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मनुष्य का। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। अब देखते हैं हम उसमें प्रसार के बारे में। देखिए उसमें प्रसार क्या होता है? किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल तथा इस वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। इसे हम क्या कहते हैं? उसमें प्रसार कहते हैं। देखिए किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में वृद्धि होती है, इसे हम उसमें प्रसार कहते हैं। देखिए इसमें हम लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन तीनों को ले लेते हैं। अब तीनों में वृद्धि हो रही है उसमें प्रसार के कारण, इसको गर्म करने के कारण। तो देखिए लंबाई को हमने मान लिया अल्फा, और क्षेत्रफल को मान लिया बीटा, और आयतन को मान लिया गामा। तो इन तीनों के मध्य अनुपातित होगा, क्योंकि प्रसार तीनों के अंदर ही होगा, तो इन तीनों का अनुपात होगा। तो इनका अनुपात होता है 1:2:3। यानी आप जैसे मैथ में अनुपात समानुपात पढ़ते हो तो आप जानते हो कि इन दोनों माध्यमों को लेंगे तो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या हो गया? 2 अल्फा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम बीटा और गामा को लेंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर हो जाएगा वो बीटा, और गामा और अल्फा को लेंगे तो हम क्या हो जाएगा इसके अंदर? इसको मान लेंगे हम अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3, गामा बराबर हो जाएगा 3 अल्फा। इस प्रकार इसे देखते हैं। आपने अनुपात समानुपात पढ़ा होगा तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए इसके अंदर क्या होगा? अल्फा अनुपात बीटा बराबर 1:2। तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो बीटा बराबर क्या हो गया? 2 अल्फा आ गया। तो इस प्रकार इसे समझते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि उसमें प्रसार 3 माध्यमों के आधार पर गुजरता है। 3 माध्यम कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जल का असामान्य प्रसार। देखिए सभी द्रवों को हम जब गर्म करेंगे तो उनकी आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन जल के अंदर ऐसा नहीं होता है। जल के अंदर भिन्न प्रकार से प्रसार होता है, तो उसे हम देखते हैं। देखिए जल का असामान्य प्रसार। देखिए जल का असामान्य प्रसार किस प्रकार होता है? देखिए जब जल को गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है। ठीक है, आयतन क्या होता है? घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आयतन बढ़ता है। देखिए जब जल को गर्म करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन क्या होगा? घटेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आयतन बढ़ेगा। यानी ये 4 डिग्री सेल्सियस हमेशा कॉमन आ रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। अधिकतम घनत्व होता है।
देखिए समझे किस प्रकार से। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। क्यों होता है, इसका एक कारण है। देखिए आपने सुना होगा कि जो सर्दियाँ होती है, सर्दियों के अंदर जो पानी होता है, जब पानी जो ठंडे बर्फीले इलाके होते हैं, मान लीजिए एक मछलियाँ होती है इसके अंदर, तो ये मछलियाँ मरती नहीं है, जबकि जो पानी के जो पोखर होते हैं, जो झुंड होते हैं, वो जगह होती है, जो तालाब होते हैं, वो ऊपर से जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। इसका कारण क्या है कि पानी ऊपर से जम गया लेकिन मछलियाँ, उसके अंदर के जो जानवर है वो मरे नहीं। तो इसका कारण है जल का असामान्य प्रसार या जल का घनत्व। देखिए मान लीजिए सूर्य द्वारा जो प्रकाश आ रहा है या जो वायुमंडल का जो आयतन है या जो घनत्व है वो कितना हो गया, जो वो हो गया मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का ताप है। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस इस पूरे जल का भी तो ताप होगा, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही ताप घटा 8 डिग्री सेल्सियस, तो इस जगह का 8 डिग्री सेल्सियस ताप हो गया, ठीक है। सबसे पहले ऊपर की परत का 8 डिग्री सेल्सियस ताप होगा, तो नीचे की परत का ताप कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका घनत्व ज़्यादा है ऊपर की परत का, तो ऊपर का पानी नीचे आ गया। देखिए ऊपर का पानी नीचे आ गया, 8 डिग्री सेल्सियस वाला पानी नीचे आ गया और 10 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ऊपर चला गया। इसी प्रकार जैसे ताप घटता जाएगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब 4 डिग्री सेल्सियस बाहरी तापमान होगा, 4 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ का तापमान होगा। जब यहाँ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो नीचे का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये पानी भी वापस टर्न ओवर होगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस तो नीचे आ जाएगा और 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो जाएगा। लेकिन जैसे ताप घटा और 3 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी पानी जमना शुरू हुआ, तो पानी जैसे ही जमना शुरू होगा यहाँ पर, यानी 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान होगा, लेकिन जल का घनत्व, इस जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व से कम है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस के घनत्व से कम है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस का जल यहाँ का यहीं रह जाएगा और 3 डिग्री सेल्सियस का जल ऊपर रह जाएगा, और ये ऊपर का जल धीरे धीरे 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री सेल्सियस होते हुए जम जाएगा। यानी ऊपर का पानी जम जाएगा लेकिन नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जिसके कारण पानी के अंदर की मछलियाँ हैं वो नहीं मरेगी। इस प्रकार हमने देख लिया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। इस कारण जो नीचे का पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी हल्का गर्म रहेगा, जिससे मछलियां जीवित रह सके, लेकिन ऊपर का पानी बर्फ के रूप में जम गया। उसमें प्रसार को हम 3 रूपों में बांटते हैं। पहला आता है हमारा चालन। देखिए चालन क्या होता है। चालन के अंदर क्या होता है कि एक वस्तु यहाँ पर स्थित है और दूसरी वस्तु यहाँ पर स्थित है। इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये दोनों वस्तुएं हैं, ठोस वस्तुएं हैं। तो इस 40 डिग्री सेल्सियस वाले को और इस 10 डिग्री सेल्सियस वाले को मैं अगर पास लाऊंगा, तो इस पास लाने के कारण क्या होगा कि जो 40 डिग्री वाले सेल्सियस का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस वाले अणुओं के द्वारा आपस में आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान होने के कारण इस जो वस्तु है, इस वस्तु का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसा कैसे होता है, देखिए चालन होता है ठोसों के अंदर ऊष्मीय प्रसार चालन द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल हमने समझ लिया कि जैसे दो लोहे के हमने बॉक्स ले लिए, एक बॉक्स का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, एक का है 10 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, पास लाने की कोशिश करेंगे, इनको दोनों को पास लाएंगे तो दोनों का ताप बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके अणु को क्या करेंगे, एक दूसरे में ताप को प्रवाहित करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। दूसरा होता है इसके अंदर संवहन। देखिए संवहन के अंदर क्या होता है, संवहन एक ऐसी क्रिया है जिसमें केवल गैस और द्रव के अंदर उसमें प्रसार संवहन के द्वारा होता है। देखिए आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर हम जब आग जला लेते हैं, मान लीजिए आग है और ये हमारे हाथ है, ठीक है, ये हमारे क्या है, हाथ है। जब ये आग जलेगी, ये आग जल रही है, तो ये आग डायरेक्ट हमारे हाथों के ऊपर जब हम आग पर अपने हाथ सेकते हैं तो हमारे हाथों तक उसमें किस रूप में पहुंच रही है। तो देखिए क्या होता है कि जब आग जलाई जाती है तो इसके आसपास जो वायु के कण होते हैं, इन वायु के कणों को जब
यहाँ से ऊष्मा प्राप्त होगी तो ऊष्मा यानी इनको गर्म, ये गर्म होंगे तो गर्म होने के कारण क्या होगा, इनका आयतन बढ़ जाएगा और आयतन बढ़ने के कारण ये ऊपर की ओर उठते हैं और ऊपर की ओर उठने के कारण हमारे हाथ जब हम सेकते हैं तो वो जो वायु के गर्म कण है वो हमारे हाथों से स्पर्श होते हैं, जिसके कारण हमारे हाथों का तापमान बढ़ जाता है। तो ये हो गया, क्या हो गया, संवहन। तो ये किसका गुण है, द्रव व गैसों का प्रसार, गैसों का प्रसार संवहन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है। इसके अंदर तीसरा बिंदु आता है, वो आता है विकिरण। देखिए विकिरण के अंदर क्या होता है कि विकिरण के अंदर देखिए, विकिरण चालन के अंदर माध्यम की आवश्यकता होती है, दो माध्यम है, दोनों को आपस में मिला दिया। संवहन के अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इन दोनों के अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक समान दूरी की आवश्यकता है। लेकिन विकिरण के अंदर ना तो माध्यम की जरूरत है ना समान दूरी की जरूरत है, कितनी भी दूरी हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और ये क्या है, पृथ्वी है। तो देखिए इन दोनों के अंदर क्या होगा कि जो सूर्य है, सूर्य की जो तरंगे हैं, क्या कहेंगे इन्हें, तरंगे। सूर्य के जो तरंगे हैं वो पृथ्वी के ऊपर आएंगे और पृथ्वी के ऊपर आएंगे तो पृथ्वी क्या होगी, गर्म होगी, यानी पृथ्वी को ताप मिलेगा। और पृथ्वी को जब ताप मिल रहा है तो पृथ्वी गर्म हो रही है, यानी न तो माध्यम की आवश्यकता है न किसी और वस्तु की आवश्यकता है, डायरेक्ट पृथ्वी सूर्य के द्वारा गर्म हो रही है। जबकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, इतनी दूरी होने के बाद में न कोई माध्यम है न कुछ है, लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर सूर्य की तरंगे आ रही है, जिसके कारण पृथ्वी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। अब देखिए इनके तीनों के उदाहरण समझते हैं। देखिए ठोसों के अंदर उसमें प्रसारण चालन द्वारा होता है। तो देखिए जो लोहे की वस्तुओं को, लोहा, ये भी लोहा की वस्तु है और ये भी लोहे की वस्तु है। देखिए इसका एग्जाम्पल है पहला, दो लोहे की वस्तुओं को आपस में एक साथ रखने पर यदि दोनों का ताप, एक का ताप 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का ताप 0 डिग्री सेल्सियस हो, यानी ये ठंडा लोहे का टुकड़ा है, ये गर्म लोहे का टुकड़ा है, दोनों को आपस में लाने पर इन दोनों का ताप कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ऊष्मा का प्रसार हो रहा है। अब देखते हैं संवहन। आप देखते होंगे जब आप सुबह उठते हो तो वायुमंडल काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ठंडा होता है, यानी हमें शुद्ध हवा मिलती है, हमारा मन करता है कि कुछ देर और सो ले। उसका कारण क्या है कि वायुमंडल बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठंडा किसके कारण है, क्योंकि द्रव और गैसों का प्रसार उस समय नहीं होता है। लेकिन जैसे सूर्य उगता है और वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होने लगता है तो क्या होता है कि वायुमंडल में गैसों का प्रसार, ठीक है, वायुमंडल में गैसों का प्रसार के इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। यानी वायुमंडल धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। गर्मियों के दिनों में गर्म होने लग जाता है, जिससे लूएं चलने लग जाती है, आंधी चलती है, तूफान चलते हैं, तो उनकी हवा कैसी होती है, गर्म होती है। लेकिन जैसे ही सर्दी होती है ताप घट जाता है, डिग्री सेल्सियस में ताप का मान घट जाएगा, जिसके कारण हम देखते हैं कि वायुमंडल में हमें ठंड महसूस होती है। तो वायुमंडल में गैसों का प्रसार क्या है, बढ़ रहा है, फैल रहा है, उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं विकिरण के अंदर आप देखते होंगे रेगिस्तान जो होता है, रेगिस्तान की जो रेत होती है, जब सूर्य का प्रकाश इस रेत पर पड़ेगा तो रेत क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। कब, दिन में रेत गर्म हो जाएगी। यस, इसलिए हमें बहुत तेज गर्मी का आभास होगा, शुष्कता महसूस होगी। किसके कारण महसूस होती है, क्योंकि ये सीधा ये क्या है, जो रेत होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, बहुत ज़्यादा सुचालक होती है ऊष्मा की, क्या, रेत। इसके कारण क्या होता है, रेत दिन में गर्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही रात होगी, सूर्य चला जाएगा और चंद्रमा निकल कर आ जाएगा, तो चंद्रमा निकलने के बाद क्या होगा, रेत अपने विकिरणों को उत्सर्जित कर देगी, जिसके कारण रेत जो रेगिस्तान उसके अंदर क्या होगी, सर्दी महसूस होगी। सर्दी महसूस कब होगी, रात के अंदर। तो ये इसका उदाहरण हो गया।